बिहार में 100% सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को नेता मानता है हमारा समाज। 100 नंबर डायल करने के बाद जो है वहाँ पुलिस को बुलाया गया है और जो एसआई गया है उसी की हत्या हो गई है। जो एसआई गए हैं उन्हीं की हत्या हो गई है। तो जंगल राज अब है, पहले क्या था? तेज प्रताप यादव जी को जितना मैं जानता हूँ वो बहुत नोबेल आदमी है और उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं। पर्सनली जो मैं जानता हूँ, वो लोग तेज प्रताप के अंदर जंगल राज की तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार के लोगों को कि अगर आप इन लोगों को चुनेंगे, इनको सत्ता में लाएंगे तो देखिए ये तस्वीर होगी। 10,000 वॉलेंटियर उत्तर प्रदेश से इस बार बिहार चुनाव में जा रहे हैं, वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता है। चूंकि ओवैसी साहब का चेहरा एक्सपोज हो चुका है, ओवैसी साहब को सब लोग जान चुके हैं कि ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं, तो उन्होंने प्रशांत किशोर को एक नया बी टीम बना के भेजा है। 2025 के विधानसभा चुनाव को बिहार में कैसे जीतेंगे, इस पर हम लोगों ने रणनीति बनाई और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये मंत्री जी ने, माननीय मंत्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी ने सबके सामने आह्वान किया। और बहुत ही मुझे लगता है कि नीतीश जी को राजनीतिक रूप से अब जो है संन्यास ले लेना चाहिए। नमस्कार, मैं सुमित यादव। बिहार में इस साल के अंतिम में चुनाव होंगे। इस साल के अंतिम तक बिहार में अगली सरकार किसकी होगी ये आप लोगों के सामने होगा। 2020 के चुनाव की अगर बात करें तो अनुमान सभी लोग लगा रहे थे कि तेजस्वी यादव सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। पिछले बार स्थिति कुछ अलग थी। मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा थे। उसके बाद कुछ उन्हीं की पार्टी में कुछ गठबंधन के साथियों की तोड़फोड़, उसके बाद गठबंधन से अलग होना, एनडीए से अलग हुए। और इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव भी महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मिलके मुकेश सहनी लड़े। और उसके बाद अब 2025 की तैयारी है। यूपी और बिहार की राजनीति में दिलचस्प लेने वाले लोग समझते होंगे कि क्या महत्व मुकेश सहनी और निषाद समाज का उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में है। लमसम दोनों चीज़ें समांतर हैं, ये जातियां उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। उत्तर प्रदेश में अपने आप को पॉलिटिकल गॉडफादर कहने वाले संजय निषाद के दम पर, उनकी निषाद समाज के वोट बैंक के दम पर भारतीय जनता पार्टी का उनसे अलायंस है, जिसका लाभ भी मिला है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब भी हुई है। इस बार कितना प्रभाव बिहार में मुकेश सहनी के तेजस्वी यादव के साथ रहने का पड़ेगा, कितना निषाद समाज, मल्लाह समाज डाइवर्ट हो पाएगा इंडिया गठबंधन के साथ और तेजस्वी यादव के साथ, कितनी सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि बिहार की क्या राजनीति और क्या जातिगत आंकड़े। अभी हाल ही में बीते दिनों एक सम्मेलन, एक अधिवेशन किया गया वीआईपी पार्टी का। तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहे। उनमें से एक नेता आज हमारे साथ हैं, वीआईपी पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद और नमस्कार। अधिवेशन से ही शुरू करते हैं। ताज़ा अभी हुआ है, क्या किन मुद्दों पर बातचीत हुई और क्या तैयारी चुनाव की है, क्या क्या बातचीत हुई, कैसे चुनाव लड़िएगा आगे? सुमित, सबसे पहले तो आपके चैनल पर आप लोग हमें जगह दी इसके लिए धन्यवाद। दूसरा, अभी 2 दिन पहले होली थी, तो बीती हुई होली की ढेर सारी शुभकामना आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग का जो अधिवेशन था वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें हम लोगों ने अपने चुनावी एजेंडे को रखा है माननीय मंत्री जी ने। और 11 तारीख को जुब्बा सहनी का शहादत दिवस था। वही जुब्बा सहनी जो बिहार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं। और उन्होंने कई सारे थानों में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे कई सारे थानों को जलाया और कई सारे थानेदारों को जिंदा जो है उठाकर आग में झोंक दिया। इसलिए जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लिस्ट में बिहार में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उनकी जो है शहादत दिवस थी 11 तारीख को, तो वो भी हम लोगों ने मनाया। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तीनों प्रदेश की बैठक थी, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो वो बैठक में हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव को बिहार में कैसे जीतेंगे, इस पर हम लोगों ने रणनीति बनाई।
और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये मंत्री जी ने, माननीय मंत्री सन्नामला मुकेश सहनी जी ने सबके सामने आह्वान किया। और बहुत ही कितनी सीटें? देखिए, तकरीबन माननीय मंत्री जी सन्नामला मुकेश सहनी जी ने जो मंच से हम लोगों को बताया बातें की, उसमें जो है 60 सीटों पे तैयारी वो कर रहे हैं। खुले शब्दों में मैं बताता हूँ आपको, 60 सीटों पे उनकी तैयारी चल रही है। 60 सीटें जो है हम लोग महागठबंधन में भागीदारी करेंगे, 60 सीटों पे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव की जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि उसमें जो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही। 90 में से 19 सीटें कांग्रेस जीत के आई, बहुत ख़राब प्रदर्शन। इस बार भी कांग्रेस पार्टी साथ है, इस बार आप नए जुड़े हैं, पिछली बार साथ में नहीं थे, तो कितना नफ़ा नुकसान देखते हैं कि कांग्रेस के साथ होने से क्या फ़ायदा होगा और मुकेश सहनी के साथ होने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, बिहार की जातिगत जनगणना राज्य सरकार ने अपने खर्चे पर करा दिया, उसका श्रेय भी माननीय मंत्री सन्नामला मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जी को जाता है और नीतीश कुमार को भी जाता है, जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की जनगणना अगर जो हुई है, जो उस जनगणना को ही अगर हम काउंटर करें तो उस जनगणना के आधार पर जो हम लोगों का वोट बैंक है, तकरीबन वो इतना वोट बैंक है कि हम अपना वोट और यादव बिरादरी का वोट और अन्य पिछड़ों का वोट, जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी का वोट है, वो अपने आप में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पर्याप्त है। कांग्रेस पार्टी का नो डाउट स्ट्राइक रेट पिछले साल चुनाव में पिछली बार बहुत कम रहा है और उस हिसाब से सीटों का जो मतलब जितनी सीटें उनको दी गई थी उस हिसाब से बहुत कम सीटें आई। 15-16% उनका रिजल्ट रहा, 19% शायद 19 सीटें वो जीत के आए थे कि 15 सीटें, ऐसे ही कुछ था, मुझे करेक्ट याद नहीं है। 100 सीट पे चुनाव लड़ने के बाद अगर आदमी 10-15 सीटें जीतता है तो कोई उसका मतलब नहीं है। लेकिन इस बार जो है हम लोग, अब देखिए ये सब चीज़ें जो है राष्ट्रीय लोग के लेवल के लोग जो है तय करते हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी भी बैठेगी और आरजेडी के तेजस्वी जी भी बैठेंगे और हमारे मुखिया ही बैठेंगे। 3-4 ही पार्टियां हैं मुख्यतः बिहार में जो गठ अलायंस में है, इंडिया अलायंस में। एक तो जो सीपीआई और ये अपना वामपंथी लोग हैं, ये लेफ्टिस्ट जिनको बोलते हैं वो लोग, और मुख्य पार्टी है आरजेडी, कांग्रेस और हमारा क्या बोलते हैं वीआईपी पार्टी। पिछले चुनाव में वीआईपी पार्टी जो है लोकसभा में तो थी, लेकिन विधानसभा में वीआईपी पार्टी तेजस्वी जी के साथ नहीं थी। अब इस बार कांग्रेस को हमारा जो वोट बैंक है, जनगणना आ चुकी है, हमारा जो वोट बैंक है बिहार में 100% सन्नामला मुकेश सहनी जी को नेता मानता है हमारा समाज। चाहे किसी के घर में चले जाइए, बिरादरी के किसी के घर में चले जाइए, चूँकि वहाँ पे भी बीजेपी में भी लोग हैं हमारे बिरादरी के और नीतीश जी जदयू में भी हैं। लेकिन मुख्य तौर पर अगर वहाँ पर 95% जो हमारी कम्युनिटी है और हमारी सब कम्युनिटी है, जो बिन बला दुनिया बेलदार जितनी भी बिरादरी है, सब जाति उपजाति, वो 95% 100% नेता जो है अपना निसास मतलब मुकेश सहनी जी को ही मानती है। और ये बिल्कुल तय है कि वो सारा का सारा वोट बैंक जो है इस बार डाइवर्ट होकर इंडिया गठबंधन में आएगा। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होंगे, सभी की नज़रें हैं बिहार पे। अभी होली बीती है और होली बीतने के साथ साथ तेज प्रताप यादव का एक बयान बहुत वायरल है। उन्होंने एक सिपाही से कहा कि ठुमका लगाइए नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। इस पे तमाम चर्चाएं हो रही हैं, भाजपा के तमाम लोग, भाजपा के तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि 15 साल से ज़्यादा हो गए सत्ता से गए, लेकिन अभी तक अकड़ नहीं गई, वही जंगल राज वाली अकड़ है। मैं आपको बताता हूँ एक बात, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हाँ। वो जो जिस पुलिस वाले को बोल रहे हैं ना, वो उनके साथ ड्यूटी करते उसको पता नहीं कितने वर्ष हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होगा। एक्चुअली क्या है कि देखिए, जितना मैं तेज प्रताप यादव जी को जितना मैं जानता हूँ, वो बहुत नोवेल आदमी है और उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर्सनली जो मैं जानता हूँ, देखिए बॉडीगार्ड हो, घर का सर्वेंट हो या ड्राइवर हो, ये सब लोग फैमिलियर हो जाते हैं रहते रहते साथ में। तो फ्लो में मजाक में उन्होंने कहा है कि देखो यार, तुमको इस गाने पे ठुमका लगाना है, नहीं तो मैं तुमको सस्पेंड करवा दूंगा। वो एक मजाक है, वो एक मतलब होली के टाइम पर उसको नाचने के लिए
बोलने के लिए एक लहजे में उन्होंने बोल दिया, उस बात में कोई बहुत गंभीरता की बात नहीं है। लेकिन अब उसको देखिए, इन लोगों के पास कोई विषय तो है नहीं, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो आपकी बातों में से बातों को निकालता है। उसके पास क्या है मुद्दा? भारतीय जनता पार्टी से बोलिए कि वो मुस्लिम शब्द का प्रयोग न करे, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग न करे, हिंदू शब्द का प्रयोग न करे। ये 5-7 शब्द है जिसको हटा दिया जाए अगर बीजेपी के किसी भी नेता के मुंह से ये नहीं बोलना है, आप उसके बाद वो बोल ही नहीं पाए। वो लोग तेज प्रताप के अंदर जंगल राज की तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार के लोगों को कि अगर आप इन लोगों को चुनेंगे, इनको सत्ता में लाएंगे, तो देखिए ये तस्वीर होगी जो विपक्ष में रहने के बाद पुलिस वाले को हल्का। आपको पता है अभी क्या हुआ है 2-3 जिलों में बिहार में 100 नंबर डायल करने के बाद जो है वहां पुलिस को बुलाया गया है और जो एसआई गया है उसी की हत्या हो गई है। जो एसआई गए हैं उन्हीं की हत्या हो गई है। तो जंगल राज अब है, पहले क्या था? और जिस परिस्थिति में माननीय लालू जी को और राबड़ी जी को बिहार मिला था, उस परिस्थिति में इनको क्यों नहीं जलन होगा भाई? इनको क्यों नहीं दिक्कत आएगी? एक बैकवर्ड कम्युनिटी का आदमी कर्पूरी ठाकुर, पहले बैकवर्ड कम्युनिटी के नेता हैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने, उनको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब सम्मान दिया, भारत रत्न दे दिए। ये इनकी मजबूरी है। भारत रत्न तो चौधरी चरण सिंह को भी ये दिए। 6 महीना पहले, 8 महीना पहले उनके बेटे को क्या नाम है उनका, सॉरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी जी को यही हाथरस वाले कांड में लाठी पिटवा रही थी यही सरकार, और वही सरकार भारत रत्न देके जयंत चौधरी को अपने पाले में मिला ली। यही तो है बीजेपी का चरित्र। ये इनके अगर साथ आप हैं तो आप बिल्कुल साफ हैं। अगर इनका आप विरोध करते हैं तो दुनिया का तमाम एलिगेशन, तमाम आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं बताता हूँ, कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार मुख्यमंत्री बने वहाँ के बिहार के, तो ही वॉज फर्स्ट बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। उस टाइम पे पहली बार वो बैकवर्ड कम्युनिटी के चीफ मिनिस्टर बने। उस समय ये लोग क्या बोलते थे पता है? कर्पूरी तुम चाकू उठाओ, अस्तूरा उठाओ, दाढ़ी बनाओ। ये इन लोगों का स्लोगन था। ये बैकवर्ड कम्युनिटी को वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं लोग। वहाँ पे क्या कहीं भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। नीतीश जी भी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। नीतीश जी की अच्छा, नीतीश जी नहीं उनके पास होते तो क्या वो मुख्यमंत्री अपना बना पाते? अगर जिस दिन बीजेपी को अपनी औकात और अपने लेवल पे उतर के मुख्यमंत्री बनाने की हैसियत में आ जाएगी तो महाराष्ट्र जैसा एकनाथ शिंदे बन जाएंगे नीतीश कुमार भी। एकनाथ शिंदे बन जाएंगे नीतीश कुमार भी। भाजपा के डिप्टी सीएम वो भी बैकवर्ड कम्युनिटी से, सम्राट चौधरी। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है। ऐसे तो कहने के लिए मुस्लिम भी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं, शाहनवाज हुसैन भी हैं। कितनी बार मुस्लिमों के का मुद्दा उठाते हैं मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन? है तो बीजेपी में ना वो लोग, और बड़े लेवल पे नेता हैं। कितनी बार मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज़ उठाते हैं? कभी आपने सुना उनको मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज़ उठाते हुए? कभी सुना? नहीं उठाते हैं लोग। वैसे ही बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं। कहने के लिए तो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग, प्रधानमंत्री भी बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं। हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं। लेकिन किस स्तर की, देखिए, बैकवर्ड कम्युनिटी और फॉरवर्ड कम्युनिटी की बात नहीं है। जो नेता होता है वो सबका होता है। आपकी सोच पिछड़े लोगों को लेकर, दलित को लेकर, अल्पसंख्यक को लेकर आपकी सोच कैसी है? अगर आपकी सोच सही है, सबको साथ लेकर चलने की है, बैकवर्ड कम्युनिटी की तो बात छोड़िए, मैं बताता हूँ, सबको साथ लेकर चलने की अगर सोच है तो वो फॉरवर्ड लीडर भी हमारे लिए बेटर है। लेकिन अगर कोई बैकवर्ड कम्युनिटी का लीडर हम सबको साथ लेकर चलने में बिलीव नहीं करता है तो वो बैकवर्ड कम्युनिटी का लीडर भी बैकवर्ड के लिए उतना ही नुकसानदेह है। मैं आपको बताता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री अपने देश का स्वर्गीय श्री बीपी सिंह को मैं मानता हूँ, जिन्होंने विंदेश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन की सिफारिश को जिन्होंने लागू किया। और जब बीपी सिंह जी ने, स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने जो है, मैं सभी बैकवर्डों से बोलता हूं कि हमको बैकवर्ड कम्युनिटी को बीपी सिंह की जयंती मनानी चाहिए। जिस तरह से हम कांसीराम की जयंती मनाते हैं, फूलन जी की जयंती मनाते हैं, उसी तरीके से बीपी सिंह जी की जयंती मनानी चाहिए। वही ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमारे को 27% आरक्षण दिया, जिसमें हम पंचायती चुनाव में, विधानसभा में हमारा पार्टिसिपेट इतना हुआ नहीं। तो हम लोग तो बहुत पीछे थे। और आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, जब विंदेश्वरी प्रसाद
सॉरी, जब ये बीपी सिंह जी ने जब मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया, उस समय ये लोग बीपी सिंह को भी, जो फॉरवर्ड कम्युनिटी थी, बहुत गंदी गंदी गाली देती थी, बहुत बुरा भला बोलती थी। तो ये लोग ऐसी मानसिकता के लोग हैं। तो हमारे लिए तो वो फॉरवर्ड प्रधानमंत्री होते हुए भी देवी देवता जैसे हैं, जिन्होंने मुझे 27% रिजर्वेशन दिया। जो मंडल कमीशन की सिफारिश इतने दिनों से पेंडिंग थी, वो आए तो उसको लागू किए, जिसके लिए हमारे लोग लड़ रहे थे, हमारे लोग संघर्ष कर रहे थे। तो मैं तो उस फॉरवर्ड लीडर को भी मैं अच्छा मानता हूँ। पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से, बहुत बारीकी से चुनाव रह गया, बहुत कम सीटों का भी अंतर था, और जो सीट हारे उनमें, उन सीट में हार का भी बहुत कम अंतर था। कुछ नुकसान गठबंधन को ओवैसी साहब ने पहुंचाया सीमांचल के इलाके में, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो कुछ लाभ आपको चिराग पासवान नहीं पहुंचाया उन सीटों पर लड़के जिन सीट पर नीतीश कुमार लड़ रहे थे। इस बार की क्या तस्वीर है? क्या आप लोगों ने पिछले 5 साल में ऐड किया है कि आप उस ओवैसी साहब ने जो नुकसान पहुंचाया उसको कैसे टैकल कर पाएंगे? क्या देखिए, अभी वहाँ पर एक बीजेपी की बी टीम घूम रही है, आप उसका नाम नहीं ले रहे, मैं बताता हूँ। ये स्वराज अभियान, कौन सा, प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे हैं, पंडित हैं, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो घूम रहे हैं। वो बीजेपी की बी टीम ही है। तो जब जो है क्या है कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी एक नया नया एक्सपेरिमेंट करती है। चूँकि ओवैसी साहब का चेहरा एक्सपोज हो चुका है, ओवैसी साहब को सब लोग जान चुके हैं कि ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। तो उन्होंने प्रशांत किशोर को एक नया बी टीम बना के भेजा है। और तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बाद अब इस बार जो है, मैं पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता जो है श्री तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद देगी। और सना मला मुकेश सहनी जी साथ में है, तो मुकेश सहनी जी को आशीर्वाद देगी बिहार की जनता। और वहाँ की बैकवर्ड कम्युनिटी और वहाँ के यूथ, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, देखिए गवर्नमेंट ने कैसे सर्दी के दिनों में उनके ऊपर पानी फेंका है, क्या नाम है, लाठीचार्ज किया है। तो यूथ भी बदलाव चाहता है, वहाँ का किसान भी बदलाव चाहता है, वहाँ का सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी बदलाव चाहता है, वहाँ की महिलाएं बदलाव चाहती हैं, वहाँ के बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग बदलाव चाहते हैं, वहाँ का माइनॉरिटी बदलाव चाहता है। तो मुझे लगता है कि बड़े लेवल पे बदलाव की एक मतलब लहर दिख रही है। और बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को और सना मला मुकेश सहनी जी को, दोनों लोगों को आशीर्वाद देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि तेजस्वी जी सीएम और मुकेश जी डिप्टी सीएम बनेंगे। नहीं, बात यह है कि बिहार की जनता ने साथ पिछली बार भी तेजस्वी यादव का दिया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। आरजेडी पिछली बार भी बन के आई, लेकिन सरकार बनने से रह गई, सरकार नहीं बन। वो फार्मूला अभी हम लोग निकाले हैं, उस फार्मूले को इस पर जिक्र करना थोड़ा ठीक नहीं है। और वो जो चूक हुई थी उसकी हम लोग पूरी रणनीति के साथ भरपाई करेंगे। और बहुत सारी सीटों पे जहाँ जहाँ हम लोग 2000, 1500, 900, 1,000 वोट से भी हम लोग बहुत सारी सीटें लूज़ किए थे, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात कि जो ये लोग बिहार, अपना महाराष्ट्र और दिल्ली में किए हैं, बीजेपी ने जो दिल्ली और महाराष्ट्र में किया है, उस पर कंट्रोल करने की हम लोग की पूरी स्ट्रेटजी है। उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। जहाँ पर इन लोगों ने वोटों के परसेंटेज को बढ़ा दिया है, कुछ वोट काटा है, कुछ वोट बढ़ाया है, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। सब पर हम लोग स्ट्रेटजी बनाए, सब पर चल रहा है। पूरे 2 दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उस पर यही सब चर्चा चली। सना मला मुकेश सहनी जी, पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ से कम 10,000 वॉलेंटियर उत्तर प्रदेश से इस बार बिहार चुनाव में जा रहे हैं। वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता है, 10,000 वॉलेंटियर जा रहे हैं, जो इंडिया अलायंस के लिए वहाँ पर उत्तर प्रदेश से 10,000 वर्कर जा रहे हैं काम करने के लिए। आई एम वन ऑफ देम, मैं खुद भी उसमें से एक हूँ, मैं भी जाऊँगा। हम लोग 10,000 लोग जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम लोग जो है एड़ी चोटी एक करके और सही चीज़ हम लोग डिलीवर करेंगे जनता में। फैक्ट बताना है, इनकी करतूतों को बताना है कि ये लोग क्या क्या करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी जब चुनाव से ठीक पहले पाला पलट के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए, उसके बाद से सभी लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि नीतीश कुमार का प्रभाव खत्म हो गया है या कम हो गया है, उनको उतना वोट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी 2024 के चुनाव में जेडीयू ने 15 सांसद जीत के आई, नीतीश कुमार की पार्टी 15 सांसद इस बार फिर से जीत के आई। 100% स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का इस बार भी रहा।
तो जो आप लोग अनुमान लगा रहे थे कि नीतीश जी का ग्राफ बार बार अपना पाला पलटने की वजह से, बार बार इधर से उधर जाने की वजह से लोगों में उनको समझने की जो चीज़ है वो कम हुई है, लोग उन पर विश्वास करना कम कर दिए हैं, लेकिन रिजल्ट जो है, नतीजे कुछ इस तरीके से आए कि नीतीश कुमार 15 सीट। ऐसा है कि देखिए, नीतीश जी का जो वोट बैंक है वो है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि नीतीश जी का जो वोट बैंक है वो है, लेकिन लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव मुद्दों में फ़र्क होता है। लोकसभा के चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं और विधानसभा के चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। लोकसभा 100% देश को देख के और राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, लेकिन विधानसभा जो है वो प्रदेश के मुद्दे पे और प्रदेश को देखकर होता है। अभी नीतीश कुमार जी की स्थिति ये है कि मैं बता दूं आपको कि, और उसमें भी मैं बताता हूं आपको, उसमें भी लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार जी का वोट अगर बढ़ा है तो हम लोगों का भी वोट बढ़ा है। जो इंडिया अलायंस था उसका वोट परसेंटेज आप काउंट कर लीजिए, पिछले बार से काउंट कर लीजिए, हम लोगों ने 1 सीट से 9 सीट किया है और वोट परसेंटेज और हम लोगों का बढ़ा है। तो हम ग्रेजुअली वोट परसेंटेज बढ़ा रहे हैं और नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं लोग, बीजेपी के लोग यूज कर रहे हैं। और ये बात जो है, चूंकि तेजस्वी जी तो कहते हैं कुछ अधिकारी उनको यूज कर रहे हैं, देखिए बार बार आरोप लगा रहे हैं इस चीज़। देखिए बात क्या है, किसी भी राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार है ना, वहाँ पर सरकारी गवर्नमेंट, मतलब सरकारी लोग, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स का स्ट्रक्चर है वो, और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लोकतंत्र का स्ट्रक्चर है वो, उसमें बहुत ज़्यादा जो है मिक्सिंग है। आप बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे कि कब क्या। आप कई बार देखेंगे कि जो स्टेटमेंट लीडर का होना चाहिए वो स्टेटमेंट वहाँ का सीओ दे रहा है, वहाँ का जो है एसपी दे रहा है, वहाँ का डीएम दे रहा है, और जो स्टेटमेंट जो है एसपी डीएम का होना चाहिए वो स्टेटमेंट वहाँ का विधायक दे रहा है, वहाँ का सांसद दे रहा है, वहाँ का पार्षद दे रहा है। तो इतना कन्फ्यूजन है ना, और ये लोग खुद कन्फ्यूजन पाल रखे हैं। जो लाइन है ना, जो रेखा होती है कि रेखा के उस तरफ जो है लीडर होते हैं और रेखा के इस तरफ जो है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इन लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया है। ख़त्म करने का कारण ये है कि हर अधिकारी को लोग डरा के रखे हैं कि तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करोगे तो तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हर अधिकारी सहमा सहमा है। बीजेपी के गवर्नमेंट में सारे के सारे अधिकारी सहमे सहमे हैं। एक भय है लोगों के ऊपर कि मैं इनके हिसाब से काम नहीं करूंगा तो मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मुझे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा कि हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली सब परिवार वाले लोग हैं। उसी में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे अधिकारी हैं जिनका इतिहास में नाम देखेंगे कि 1 साल में 20 ट्रांसफ़र, साला 12 महीना होता है और 20 ट्रांसफ़र होता है, यानी कि 1 महीने से भी कम दिन जो है आदमी वो ड्यूटी किया है एक क्षेत्र में, एक जगह पे। सोचिए, पिछले कैंपेन में नीतीश जी ये बात कह रहे थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अब अगली बार आपके पास नहीं आएंगे वोट मांगने, तो इस बार जिता के भेजिए। तो सरकार बनी, नीतीश जी का एक व्यक्तिगत मुद्दा है, अब इस बार क्या बोल के उतरेंगे मैदान में। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश जी को राजनीतिक रूप से अब जो है संन्यास ले लेना चाहिए। उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है। और देखिए एक चीज़ और है, आपको धक्के मार के किसी जगह से निकाला जाए उससे ये जरूरी है, उससे पहले समझदार व्यक्ति एक सम्मानजनक जो है, जाने से पहले लॉन्च कर रहे हैं अब अपने बेटे को। देर थोड़ी सी हो गई है मेरे हिसाब से, थोड़ी सी देर हो गई, और पहले उनको अपने बेटे को राजनीति में लेके आ जाना चाहिए था। वो निर्णय बिल्कुल सही है, उसमें कोई बात नहीं है। चूंकि वो हट रहे थे तो कोई ना कोई उस पार्टी को, कमान को संभालने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। तो उनको और पहले, उनको कम से कम 5 साल पहले ये प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। आज जो उनको बीजेपी आड़े हाथे ले रही है, उनकी कमजोरी की वजह से ले रही है। अगर यही उनकी पार्टी का कमान कोई संभालने वाला होता, जैसे कि उनके पुत्र हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन अगर थोड़े से वो पॉलिटिकल स्ट्रांग होते, पॉलिटिकल सूझबूझ वाले होते, तो ऐसे बीजेपी नीतीश जी को आड़े हाथे नहीं ले पाती। बीजेपी को 100% ये पता है कि इस बार जो है नीतीश कुमार का फैक्टर नहीं चलने वाला है, इसलिए नीतीश कुमार जी को ही आगे करके जो है वो चेहरा बना के और अपना काम करने वाली है। और कोई डाउट इसमें नहीं है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को एकदम साइड कर देगी, ये एकदम पक्की। आप इसको चाहे नोट कर लीजिए, 4-5 महीने में चुनाव होगा, 1-2 महीने में के बाद जो सारा रिजल्ट आ जाएगा
6 महीने की प्रक्रिया है। 6 महीने में आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी दूध में मक्खी की तरह जैसे निकाल के फेंका जाता है मक्खी को, वैसे ही नीतीश जी को निकाल कर फेंक देगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं और लगातार आगे भी होती रहेगी। चुनाव क्योंकि बहुत नज़दीक हैं, इसी साल के अंत में नई सरकार आप लोगों के सामने होगी। बार बार ये बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में किया एक नाथ शिंदे के साथ, शरद पवार के साथ, जिस तरीके से उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ हुआ, उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। इस बात का अंदेशा, इस बात को नीतीश कुमार भी जब पिछली बार तेजस्वी जी के साथ आए थे तो यही बात कही गई थी कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर दोबारा भाजपा के खेमे में गए हैं। इस बार फिर से एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है। हालांकि पिछले चुनाव में कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है। अब आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किसका पलड़ा इस बार ज़्यादा भारी है। अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी तस्वीरें आप लोगों को बिहार से भी दिखाएंगे, वहाँ से ग्राउंड से भी दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।